गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएस ऑफ सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है अंजलि मैम। तो सोचिए अभी 13 दिसंबर को आप लोग का प्री एग्जाम होना है, तो बच्चे के बहुत सारे डाउट आ रहे थे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, और बहुत सारे एक दो डाउट है मैम से ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर और इम्प्रूव हम क्या कर सकते हैं। 2 दिन बचे हुए हैं और अभी देखिएगा तो मेम का 67वीं में मेम का सिलेक्शन है, 68वीं में मेम का 4 रैंक है, 69वीं में मेम के मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। इंटरव्यू मेम स्किप की, इसलिए स्किप की कि ताकि जूनियर को वो मौका मिल सके, किसी और का सीट नहीं बर्बाद हो सके, क्योंकि मेम अच्छे पोस्ट पे है तो फिर इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि भाई देखे किसी और का सीट खाया जाए। तो मेम से ही हम इसके बारे में जानेंगे कि मेम का बैक टू बैक सिलेक्शन कैसे हो रहा है, और फिर बच्चे के जो कुछ डाउट है वो मैम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम जीएस सब में आपका स्वागत है। तो ऐसे तो आप जीएस सब चैनल आपका ही है, जितना हम एक्टिव नहीं रहते उतना हमसे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं या तमाम एस्पायरेंट्स देख रहे हैं बीपीएससी से, तो बैक टू बैक आप रिजल्ट कैसे ला रहे हैं 67वीं, 68वीं, 69वीं? जी, थैंक यू सर एंड थैंक यू ये इंटरव्यू सेशन करने के लिए। ऐसे तो मैं हमेशा स्ट्रैटेजी वीडियो या किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहती हूँ, बट इंटरव्यू सेशन कभी नहीं हुआ है इस चैनल पे मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड रही बात मेरी रिजल्ट्स की, तो जैसा सर ने बताया 67, 68 और 69 में 67 और 68 में फाइनल सिलेक्शन है एंड 69 में मैंने मेंस दिया है। एंड मेरा जो हमेशा से स्ट्रैटेजी रहा है बहुत मेंस स्पेसिफिक रहा है। मैं मेंस का प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ एंड देन मेंस के प्रिपरेशन से ही मेरा प्रीलिम्स का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसा बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, तो वो मेरा अचीव हो जाता था। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी ऐसी रही है कि जैसे मेरी 67th बीपीएससी मेरी पहली अटेम्प्ट थी, तो एग्ज़ाम मैं पहले जॉब करती थी, तो जॉब छोड़ने के बाद जो टाइम मुझे मिला था उसी में मैंने 67 बीपीएससी की तैयारी की थी। तो मेंस की मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी 67th में ही कि 68 में मुझे उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। बस पैटर्न चेंज हुआ तो उसकी प्रैक्टिस की एंड एसे आया तो एसे को अलग से हैंडल किया। तो 69th टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो सर को तो पता ही है, क्योंकि सर 67 से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सारे एग्ज़ाम में इन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प की है। तो 69th में सर को जैसा पता है कि मैंने कुछ भी अलग से पढ़ाई नहीं की थी, बस जाके दे दिया था। क्योंकि 68 में इतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन और कोई अच्छा पोस्ट मिल जाएगा मुझे, और तो इसीलिए 69th के लिए मैं उतना सीरियस नहीं थी। फिर भी मैंने जाके सर के कहने पे ही कि दे दो मेंस, तो मेंस मैंने जाके लिख दिया था एंड फॉर्चुनेटली मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है। तो यही है कि मेंस स्पेसिफिक तैयारी कीजिए, सिलेबस से स्टिक रहिए, क्वेश्चंस पैटर्न्स को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एक मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं इस फील्ड में। अगर नहीं है बिगनर, आपको पता है कि बीपीएससी किस एरिया को हिट करती है, तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो एक मेंटोरशिप होना बहुत ज़रूरी है। मोर देन ए कोचिंग और क्लासेस, आई थिंक मेंटोरशिप इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्लासेस में आपको, मुझे नहीं लगता बीपीएससी के लिए क्लासेस की ज़रूरी है टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शनल के लिए आई वुड से कि है क्लासेस की ज़रूरत, बट ऑप्शनल का वैल्यू आप देख ही रहे हो बीपीएससी में गिर चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसके लिए भी अब ज़रूरत नहीं है। बाकी जीएस के लिए आई थिंक आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, अगर वो आपको पता है, प्लस जो सोर्सेज हैं वो तो कन्वेंशनली सब वही एक ही सोर्स यूज़ करते हैं, उसको कैसे पढ़ना है बेसिकली अगर कोई आपको ये बता दे, देन आई थिंक यू आर एबल टू क्रैक द बीपीएससी एग्जामिनेशन। 69th में जैसा कि मैम बोले थे कि हम एग्जाम नहीं दे रहे थे, मैम को एक ही बार बोले कि ठीक है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आई थिंक मैम पीटी भी नहीं दे रही थी, तो हम बोले ठीक है, देखिए आपका जो पीटी है ना इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काम करेगा। तो पीटी में भी मैम के सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं 68 की तुलना में, और मेंस में भी मैम को सेम बोले थे कि ठीक है पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि आपने जो पढ़ा है वो काम आता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में दिखता है। और वही कॉन्फिडेंस लेवल के बदौलत देखिएगा मैम को जीएस 1 में 188 मार्क्स हैं और जीएस 2 में
5 मार्क्स हैं। आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा 68 से, तो 68 में मैम के इससे कम मार्क्स हैं, है ना। और ऐसे में भी मैम के आई थिंक कम मार्क्स हैं। मैम का शायद 166 नंबर था 68 बीपीएससी में, इसमें 153 मिले हैं। तो एक बात मैम से हम जानना चाहेंगे कि मैम क्या ऐसे को लेकर क्या कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के ऐसे के मार्क्स सबके कम दिए गए हैं। जी मैं ऐसे जनरलाइज तो नहीं करना चाहती, बट जितना मैंने अभी तक मार्कशीट देखा है, जितना अवेलेबल है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, जो भी सिलेक्टेड है और नॉन सेलेक्टेड है, उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो एसए का मार्क्स है हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज उनका 190 गया है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम है उनका एवरेज 150 140 तक ही अटक गया है। तो अगर 50 मार्क्स 40 मार्क्स का डिफरेंस होगा तो रैंक में चेंजेस तो आएंगे ही। तो जो ऊपर वाले पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस सर्विसेज के इसमें ज़्यादा थे, तो वो नहीं मिल पाएंगे फॉर द इंग्लिश मीडियम। तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है कि हिंदी मीडियम को एशिया में थोड़ा सा लेवरेज दिया गया है। बट ठीक है, अब जो बीपीएससी जैसा वो फॉलो करना चाहेगी करेगी। हम अपने तरफ से अपने हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, चाहे हम जिस मीडियम से हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले हिंदी मीडियम का टॉप में रैंक नहीं आता था, बट जिनका जो मीडियम में कंफर्टेबल है उसी मीडियम के साथ कंटिन्यू रखिए। बीपीएससी अपने अंदर वो चेंजेस करते रहता है, तो वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्यों सोचेंगे उसके बारे में। बाकी यस, इट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन कि अगर ऐसा हुआ है, एक मीडियम को प्रायोरिटी दी गई है, तो ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं। हम अपना 17 बीपीएससी पे फोकस करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है एसए का या जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2, उसको बहुत अच्छा बनाएं, ताकि इतना अच्छा कर दे कि अगर मीडियम का बायसनेस भी हो फिर भी आप आ जाएं टॉप 20 टॉप 30 में। 13 दिसंबर को मैम पीटी का एग्ज़ाम होना है, तो ठीक है, आज 10 तारीख हो गई, 1-2 दिन बचे हैं, तो इसमें बच्चे क्या करना चाहेंगे, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो पहले की चीज़ पढ़े हुए हैं उसी को बैक करें, या कुछ नया पढ़ने जाएं, क्या कुछ कर सकते हैं 1-2 दिन में बच्चे? हाँ जी सर। सर यस, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अभी हमारे पास हार्डली 2 दिन बचा है, 13 को तो एग्ज़ाम ही है। सो इस 2 दिन में सबसे पहला मिस्टेक ये नहीं करना है कि कुछ नया पढ़ें, क्योंकि आप नया पढ़ेंगे, आपको कुछ नया दिखेगा तो वी विल गो इन द पैनिक मोड कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। अभी तक आपने रिवाइज कर लिया होगा 2 दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो आई वुड से कि 2 दिन में जो आपने शॉर्ट पेजर नोट्स बनाए होंगे, एक एक पेज का नोट्स बनाया होगा, फॉर एग्जांपल आपने बजट के लिए बनाया होगा, इकोनॉमिक सर्वे के लिए बनाया होगा, क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी रहते हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। इवन फॉर द करंट अफेयर्स में कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बहुत फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का काफ़ी फैक्चुअल डेटा रहता है उसमें, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एंड आपको पता है कि साइंस अगर आपने पढ़ा है, आपका कौन सा वीक एरिया है, कहाँ पे आप ज़्यादा भूलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आप पूछिएगा तो जो बायोलॉजी में हार्मोन्स वाला चैप्टर था वो मैं काफ़ी भूलती थी, वो मुझे याद नहीं रहता था कि कौन सा हार्मोन किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को मुझे पता है, वो मेरा वीक एरिया है। तो ये आपका ही वीक एरिया आपको पता होगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो ये 2 दिन में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और नए सेट्स ऑफ क्वेश्चन आप मत लगाइए। 2 दिन बचा है, अभी कोई मॉक टेस्ट मत दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि PYQs देख सकते हैं, लेटेस्ट ही देख लीजिए 69 और 68, उसी को देख लीजिए। या फॉर एग्जांपल कोई अदर एग्जाम बीपीएससी लेता है उसके भी PYQs देख लीजिए। फॉर एग्जांपल APO AAO का भी जो क्वेश्चंस है उसको भी आप देख सकते हैं। तो वही ट्राई कीजिए, जो बीपीएससी ने सेट किया ना क्वेश्चन उसी को कीजिए। बाकी जो आपके करंट अफेयर्स हैं, 1 पेजर नोट्स हैं, उसको रिवाइज कीजिए। यही 2 दिन में यही सफिशिएंट है। एंड ट्राई कीजिए कि जो 12 दिसंबर है उस दिन आप रिलैक्स रहें, दोपहर शाम तक ही पढ़ें, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, उतने देर तक ही पढ़ें। और फिर उसके बाद रात में थोड़ा रिलैक्स रहें। अगर दूर है तो एक दिन पहले निकल जाएं सेंटर के लिए, अगर पास है तो ठीक है, आप सुबह भी निकल सकते हैं 13 दिसंबर को, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाइएगा। बच्चे के तरफ से मैम कुछ डाउट है, उसको आप चाहेंगे कि आप एड्रेस कर दीजिए। बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, ठीक है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, और कितना अटेम्प्ट क्वेश्चन किया जाए, कितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे मैम?
जी देखिए, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से आप बच नहीं सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, किसी के भी 100 ऑन 100 करेक्ट नहीं होते, 150 ऑन 150 करेक्ट नहीं होंगे। अब वही बात आ जाती है कि कैसे हम स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट करें सो डैट मेरे मैक्सिमम आउटपुट आए, इस पे बात होती है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए अभी तक आपने जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उन्होंने काफ़ी PYQs लगाया होगा, मॉक टेस्ट लगाया होगा, जिससे वो आपका MCQ एप्टीट्यूड डेवलप हो गया होगा। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चंस देख के, ऑप्शंस देख के आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, ऑप्शन देख के आपको इंट्यूशन बोल सकता है कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, या ऑप्शन कुछ ऐसा मैनिपुलेटेड है बट क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट दिया हुआ है, तो ये आपने डेवलप कर लिया होगा कहीं ना कहीं। तो उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा एग्जाम में। रही बात निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने की, तो बीपीएससी में जो निगेटिव मार्किंग है वो सर 1/3 है। तो 1/3 मार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो एक मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। तो ये यूपीएससी जैसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे 2/3 होता है, तो यहाँ पे है 1/3। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मेरी जो अप्रोच थी वो थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने मैक्सिमम 130 प्लस 135 प्लस मैं अटेम्प्ट करती थी, एटलीस्ट 135 मेरा रहता था। तो 135 अटेम्प्ट रहता था, उसमें ऑन एन एवरेज मेरा 25 to 30 क्वेश्चंस गलत होते थे। तो अगर हम इतने को भी मिला के रखें तो हमारी जो कट ऑफ होगी वो 90 to 95 बन जाएगी, या 95 से अबव भी हो जाएगी, 95 to 100 हो जाएगी। और जैसा 69 का हमने देखा है, इवन 68 का देखा है, तो जो कट ऑफ है वो 90-95 के अंदर ही रहेगी। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 4.5 लाख फॉर्म गिरा है जो 70th में है, और हमें जो वैकेंसी है वो है 2000। तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो 10 टाइम्स करते हैं, तो 2000 का 10 टाइम्स कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 रिजल्ट आएगा। अब 20,000 रिजल्ट आएगा, एप्लीकेशन कम गिरा है, तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए तो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। तो हमें यही ध्यान रख के चलना। ऐसा नहीं कि आपने 135 कर दिया उसमें आपके 50 गलत ही हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा देखना होगा कि आपके कितने निगेटिव्स जा रहे थे अभी तक। आपने PYQs दिया है, आपने मॉक टेस्ट दिया है, बट यस 130 तक तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट लगता है कि आपके ज़्यादा निगेटिव जाते हैं तो 125 तो रखिए, उससे मिनिमम मत जाइएगा। एक और क्वेश्चन है बच्चे की तरफ से। बच्चे पूछ रहे हैं, मैम लास्ट मोमेंट में कैसे कॉन्फिडेंस गेन करें, नेगेटिविटी को दूर कैसे करें, क्या हो सकता है इसका मैम? देखिए, लास्ट मोमेंट जो होता है ना, बहुत सारे मन में ख्याल आते लगते हैं कि अभी तक जो मैंने समय दिया है, अभी तक मैंने सेक्रीफाइस किया है लास्ट के 6-7 महीने, क्या वो मुकम्मल हो पाएगा, क्या वो सक्सेस हो पाएगा जो मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी जाकर। तो ये ठाउट तो आएंगे। निगेटिविटी भी बहुत चीज़ों की होती है। एक तो आपस में लोग बातें करते रहते हैं, आपके घर वाले ही हो गए, आपके रिलेटिव ही हो गए, कि अभी तक सिर्फ पढ़ाई कर रही है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे मेजर जो चेंजेस अपने अंदर लाना चाहिए, फर्स्ट इग्नोरेंस अपने अंदर लाइए। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। ये मेरे लाइफ में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। सेकंड ये है कि अगर आपको निगेटिविटी आ रहा है और आपको कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, ये सबके साथ होगा। अगर आपने अभी तक 2-3 एग्जाम दे रखे हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे बोलने से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने आप को ना सेल्फ अफर्मेशन दीजिए। वो एक गाना सुना होगा ना आपने, शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट। तो वही वाला चीज़ अपने अंदर बोलिए। ये होता है कि जब अगर हम खुद को बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मैंने अभी तक अपनी अच्छी तैयारी की है, तो जो अफर्मेशन हम अपने आप को सेल्फ को देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चला जाता है। वही आप 2-3 दिन तक बोलिए कि मैं तो गड़बड़ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। ये सेल्फ बिलीव अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है।
तो आप अपने आप को आश्वासन दीजिए कि अभी तक आपने जो तैयारी की है, आपके हाथ में जितना था आपने 100% दिया है। अब बस इसी को बार बार अपने आप को बोलते रहिए कि आपने अभी तक 100% दिया है, बाकी मेरा एग्जाम सेंटर पे मुझे अपना बेस्ट दे के आना है, वो 2 घंटे मुझे अपना बेस्ट दे के आना है। बस ये अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, बाकी निगेटिविटी को अभी तो जगह ही मत दीजिए। निगेटिविटी की अभी कोई जगह ही नहीं है, अभी सिर्फ सेल्फ अफर्मेशन और सेल्फ बिलीफ की जगह है। और यही ठाउट लेके जाइए और आप एग्जाम में बहुत निश्चिंत होकर शांति से कामनेस के साथ अपना एग्जाम दीजिए। डाटा फैक्ट्स को लेकर बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम डाटा फैक्ट्स जो आते हैं वो ज़्यादा भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? जी, डेटा फैक्ट्स का मैं ये बोलूँगी कि इसमें ना डेटा फैक्ट्स को रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम जो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे माइंड में वो इमेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं कि विमेन रिलेटेड कुछ इशू है, तो वो इशू कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिक्चर बन जाती है। फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है विमेंस का, तो वो कहीं ना कहीं पिक्चर बन जाती है कि विमेंस को हम एज ए हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व होते हुए ही देखते हैं। बट डेटा को रिटेन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए मैंने बहुत पहले भी बताया है आपको वीडियोज़ के थ्रू कि डेटा को याद करने के लिए वो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप एक पेज में लिख लेते हैं। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक पेज में आप लिख ले 1 पेजर नोट्स बना लीजिए, उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट डेटा लिख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड इवन वो भी लिख लीजिए जो आप बार बार भूलते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि बस आप उसको क्या करना था कि आपको डेली एक बार देखना था, एक बार आप डेली देखते तो वो आपको रिवाइज हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मेन्स के टाइम मैंने एक PDF ही बनाई थी, डेली रिविजन PDF। वो PDF मैंने बनानी थी, वो PDF में कुछ नहीं था, सिर्फ डेटा था कि मुझे मेंस का फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, वुमेन्स का डेटा हो गया, इंडस्ट्री का डेटा हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग का डेटा हो गया। तो उसको मैंने क्या किया था कि मैंने नोट्स तो मेरे सारे सेग्रीगेटेड थे, को यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग है तो यहाँ पे इंडस्ट्री है, बट मैंने क्या किया था फ़ोन लिया था और वो सारे पेजेस को स्कैन कर लिया था जहाँ पे डेटा मेंशन है, और उसको मैंने नाम दे दिया था डेली रिवीजन PDF। और डेली मैं उसको देखती थी, मुझे 10 से 15 मिनट उस PDF को देखने में लगता था, और वो ना मुझे याद हो गया था डेटा। ठीक है, वो बिल्कुल मेरे दिमाग में वो मेरा पेज छप गया था, जो मेरी हैंडराइटिंग थी ना वो छप गई थी। तो कोई मुझसे डेटा पूछता था तो मुझे वो वाला पेज याद आने लगता था कि ये पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उस तरीके से मुझे याद हुआ था। तो अगर अभी तक आपने शॉर्ट पेजर नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको लग रहा है कि आप बार बार भूल रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड एक पेज का बना लीजिए। अभी भी 2 दिन है, उसको 3-4 बार 5-6 बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। और हमें ऐसा सर फील होता है कि हमें याद नहीं रहता डेटा, लेकिन वहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं ना तो हमें वो रिकॉल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे का यही डाउट आ रहा है कि निगेटिविटी को कैसे दूर रखें, एंजाइटी हो रहा है, डर हो रहा है। मैंने पहले इस सब चीज़ को एड्रेस कर दी है। अब लास्ट मोमेंट बचा 1-2 दिन, तो बच्चे के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? और 71st वाले के लिए भी कुछ संदेश दे दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भर लेते हैं, तब जाके वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तब कहते हैं मेरे पास टाइम कम है। जब भी आपके पास प्रॉपर 1 ईयर समय मिलता है, आप करते क्या हो? सिर्फ प्री करते हो। मेंस करके प्री हो सकता है, प्री करके मेंस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेम की स्ट्रेटेजी आपने जाना कि बैक टू बैक रिजल्ट है, और सिर्फ प्री पढ़ के नहीं। प्री में मेम को इतना ही नंबर आता है जितना में काम चल जाए। प्री में नहीं PhD करना है। और मेम के द्वारा भी ये आपने बहुत बार सुना होगा, कट ऑफ क्वालिफाई कर दिए। अब जहां मेहनत करना चाहिए वहां मेहनत करो। यदि आपकी मेंस की तैयारी है तो प्री ऑलमोस्ट आपकी निकल जाएगी, 70-80% तैयार हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट में बच्चे को क्या मैम संदेश देना चाहेंगे? 2 दिन बचे हुए हैं, और 71st वाले के लिए भी क्या कुछ संदेश रहेगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? जी, 70th BPSC प्रीलिम्स जो 13 को हो रही है, उस 2 दिनों में मैंने जैसा बताया आपको कि आप वो सारे एरियाज़ को 1 पेजर नोट्स को रिवाइज कीजिए और बिल्कुल चिल रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रहा है, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको उनकी तरफ से कुछ सिंपैथी मिलेगी और कुछ सजेशन मिलेगा, तो उससे आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, ज़्यादा मैं एंग्शियस हो रही हूँ, तो अपने मन बहलाने के लिए आप म्यूज़िक सुनिए, कुछ ऐसे आप वीडियोज़ देख लीजिए जिससे आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं इस सब निगेटिविटी से। साथ साथ मैं यही बोलूँगी कि
बस मैं यही बोलूँगी कि आपका अभी तक का तैयारी आपने बेस्ट किया है, ये आप अपने आप को बोलिए, और इसी मोटिवेशन के साथ और इसी थाउट के साथ आप 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जाइए एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर से जाने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास वो सारी इटिनरीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पेन ले लें, एडमिट कार्ड ले लें, एक फ़ोटो भी ले लें इन केस अगर कुछ हुआ, रख लेना चाहिए। अपना एक आइडेंटिटी कार्ड ले लें, उसका भी एक फ़ोटोकॉपी रख लें फॉर द सेफ साइड, एंड एडमिट कार्ड भी का 2 कॉपी रख लें, पेन भी आप 3-4 रख लें, एक वाटर बॉटल रख लें, और अगर कुछ आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए चाहिए, कहीं दूर है तो वो रिफ़्रेशमेंट भी कुछ रख सकते हैं आप नाश्ते के रूप में। तो ये तो आपको करना ही है। और अगर आपने अभी तक ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आई वुड से कि आप ओएमआर पे एक बार प्रैक्टिस कर ले, ये 2 दिन बचा हुआ है। एक पेपर ही लगा लें, नया सेट नहीं लगाएं, पीवाईक्यूज ही लगा लें, और उसमें अगर आपने टाइम मैनेजमेंट भी नहीं की है तो टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करें कि 2 घंटा आपको मिल रहा है, मुझे किस तरीके से वहाँ पे पेपर सॉल्व करना है। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ चाहिए और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 70th पीटी दे रहे हैं, और वो जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप यूट्यूब पे सिर्फ यही सर्च मारेंगे आंसर की क्या कट ऑफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, सब प्रिडिक्शन देंगे अपना कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर आप कट ऑफ के +5 और ±5 के अंदर भी हैं तो आपको, और नहीं भी हैं तभी आपको मेंस का पढ़ाई चालू कर देना है। अगर आपने अभी तक मेंस का नोट्स बना लिया होगा, फॉर एग्जांपल हमारे मेंटरशिप ग्रुप में हमने तो मेंस पूरा कंप्लीट ही करवा दिया है, तो जिनका मेंस का कंप्लीट है वो तो डायरेक्ट रिवीजन मोड में चले जाएंगे। जिनका मेंस नहीं कंप्लीट है आप मेंस में डायरेक्ट लग जाइएगा। एंड 70th पीटी के बाद सर लॉन्च भी कर रहे हैं मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम, तो जो बच्चे जुड़े हैं उनका तो पता ही है कि हमारे में मेंस कैसे होती है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइएगा, वरना मैं यही बोलूँगी कि 70th पीटी आपने दिया, 2 दिन का रेस्ट लीजिए, बट 2 दिन का रेस्ट के बाद आप डायरेक्ट मेंस में चले जाइए, भले आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये आपको अगर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये तैयारी काम देगी। अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड कि आपका तो मेंस पहले से ही अच्छा कंप्लीट है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, हम इंतजार नहीं करेंगे कि रिजल्ट आएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर द 71st बीपीएससी बैच, जैसा मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि मेरा जो तैयारी है हमेशा मेंस स्पेसिफिक रहा है। तो 71st के लिए तो हमारी बैच बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, अभी शायद 3.0 बैच स्टार्ट हो रही है। तो इसमें यही है कि हम आपका मेंस कंप्लीट पहले कराना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ फरवरी एंड मार्च। हम आपका मेंस नोट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका ओन हैंड रिटन नोट्स। आप टॉपर की नोट्स ले लें या मेरी नोट्स ले लें या मार्केट में जाकर नोट्स जितनी भी खरीद लें, वो कोई काम नहीं देने वाली। जब तक आपने खुद नहीं बनाया होगा आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, और अभी आपके पास टाइम है, अगर 71st बीपीएससी को आप टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से आप अपने कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स आप बना के जब रख लीजिएगा, फिर जब आपका प्रीलिम्स स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा कि आपके लिए प्रीलिम्स की जर्नी काफ़ी आसान होगी, क्योंकि आपको वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो आपके लिए प्रीलिम्स एक पीस ऑफ केक हो जाएगा, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं प्रीलिम्स के लिए भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेरे मेंस के नोट्स रेडी हैं, करना क्या है मुझे फिर उसके बाद रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट देना है, एंड यू आर गुड टू गो। और इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो आपका बीपीएससी एक ही बार में निकलेगा, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो। प्रॉब्लम यही हो जाती है, जैसा सर ने बताया, कि प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं 1 साल तक, और जब प्रीलिम्स निकल जाता है फिर लगता है कि निकाल के भी क्या फ़ायदा। प्रीलिम्स निकाल के 4 लोगों को बता देना कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया है और फिर बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं लेना, इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? आप इसी साइकिल में घूमते रहिएगा, ईयर पे ईयर अपने बर्बाद करते रहिएगा। तो एक ही बार क्यों नहीं ऐसी तैयारी करें कि अगर कम भी वैकेंसी हो मेरा तब भी मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। वैकेंसी पे मत चाहिए, अपनी तैयारी पे चाहिए। 200 वैकेंसी हो, 300 या 2000 या 3000 हो, मुझे एक ही सीट लेना है। तो एक सीट लेने के लिए मुझे इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं एक ही बार क्वालिफाई कर जाऊँ और इस साइकिल से टूट जाऊँ, निकल जाऊँ इस साइकिल से। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच लिया करिए अपनी। मैम ने जैसा बताया है कि खुद का नोट्स बनाइए, हरे पीले काले नीले नोट्स नहीं चलेंगे।
यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अधिकारी बनने का सपना रखते हैं, तो खुद मेहनत करना होगा। और कुछ बाबाओं टाइप के लोग से बच के रहिए। कुछ होता है ना कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी करें, फिर वो लोग आपके पास आएंगे और फिर बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं कि अरे हम तो 5 साल से तैयारी किए हैं, मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हुआ। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर थी, टू दी पॉइंट थी, सही तरीके से पढ़े हैं? बीपीएससी में क्या पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या छोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ 100% नहीं होती है। तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग ये ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा है वही पर्याप्त है, मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी के अंदर कॉन्फिडेंस आपको रखना है। और एग्जाम हॉल में 2 घंटे टाइम मतलब अच्छे तरीके से बिताइए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले भी हम डिस्कस किए थे कि यदि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस सेक्शन को लेकर आप जाइए। यदि आप मानिए इकोनॉमिक्स आपका वीक है और इकोनॉमिक्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि वहाँ पे आप डील करने लगे, हैंडल इकोनॉमिक्स के साथ आप जाने लगे, तो हो सकता है जब 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी। फिर आगे जब आसान क्वेश्चन भी आएगा तो फिर आप गलत करने की चांसेज आपकी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करना। यदि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, मैथ्स स्ट्रांग है या साइंस स्ट्रांग है, तो उन सेक्शन के साथ जाके आप पहले क्वेश्चन को डील करिए, ताकि एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो जो बच्चे ठीक है क्वालिफाई, ऐसा तो नहीं है कि ठीक है 5 लाख बच्चे दे रहे 5 लाख क्वालिफाई ही करेंगे, तो सत्य है ही नहीं। 20,000 25,000 का रिजल्ट आएगा। और मानिए जो बच्चे का रिजल्ट नहीं भी आता है तो पढ़ाई किस चीज़ को लेकर छोड़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम तैयारी बस 70वीं के लिए किए थे कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं? तो फिर इस चीज़ को सोचकर आप करते तो सिविल सर्विस आपके लिए नहीं है। यदि आप मानिए जिनके 70 भी नंबर है, 65 भी नंबर है, उनको आगे के लिए मेहनत करना चाहिए। 10 20 25 नंबर बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आप कंटिन्यूटी है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो 70 से 100 नंबर 105 नंबर पीटी के अंदर कर सकते हो। उसके लिए भी आपको मेंस पे प्रॉपर ध्यान देना होगा, तभी जाके पीटी के भी क्वेश्चन आपके डील होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं। और जब कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो फैक्ट्स भी आपके इजीली क्लियर हो जाते। तो मेम से भी आज जितने भी बच्चे के डाउट पूछे गए थे वो तमाम डाउट को जानने की कोशिश किए। इसी तरीके से जीएस अब एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है, और भी तमाम टॉपर 13 तारीख के बाद जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या रही है एग्जाम के दौरान, पढ़ाई के दौरान, जो अंतिम रूप से आपकी सफलता में काम आए। ठीक है, तो हम लोग आगे भी जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग जुड़े रहें। और प्रॉपर हम लोग गाइड करते ही हैं, चाहे प्री के स्तर पे हो, मेंस के स्तर पे हो, एसए के स्तर पे हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपर के साथ और उनकी स्ट्रेटेजी को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।